फ्रेंड्स, अब हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत के पास पहुंच गए हैं, क्योंकि हमने देखा कि देश के बहुत सारे भागों में तरह तरह के राजनीतिक संगठन उभर रहे थे। लेकिन ये जो संगठन थे, इनका प्रभाव अपने क्षेत्र तक ही सीमित था या किसी विशेष सोसाइटी के सेक्शन तक सीमित था। पूरे देश के लिए एक संगठन अब चाहिए था। अब लग रहा था कि पूरे देश के लिए एक ऐसा राजनीतिक संगठन होना चाहिए जो पूरे देशवासियों को मान्य हो। और ये हुआ 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बनने के साथ, इंडियन नेशनल कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एक कह सकते हैं कि एक मील का पत्थर साबित हुई हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में, और यहीं से राष्ट्रवाद का जन्म होता है। कहीं न कहीं राष्ट्रवाद अपने प्रखर रूप में यहीं से जन्म लेता है। इसके बाद तो राष्ट्रीय आंदोलन विकसित हुआ, आगे बढ़ा, बल्कि तब तक बढ़ता रहा जब तक हमें स्वतंत्रता मिल नहीं गई। हम कह सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सिर्फ एक संस्था नहीं थी, एक आंदोलन था। इट वॉज जस्ट अ मूवमेंट। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने हमारे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को एक नया चैप्टर दिया, एक नई दिशा दी। यहाँ से हमारे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का विकास जब शुरू होता है तो इसको हम 3 भाग में बांटते हैं, 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज़ 1885 टू 1905, 1885 से 1905। इसे हम नरम टाइम कहते हैं, मतलब कह सकते हैं कि ये मॉडरेट्स का टाइम था, है ना। मॉडरेट्स का टाइम था। मॉडरेट यानी जो नरम दल वाले थे, जो बिकॉज़ कांग्रेस की जब स्थापना हुई तो इसकी जो एक्टिविटीज़ थी वो काफ़ी स्लो थी और क्लियर नहीं थी। ये हम आगे पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगा हमें। तो पहला चरण है 1885 से 1905 ईस्वी तक। दूसरा चरण आता है 1905 से 1918। इसे हम रेडिकल्स का टाइम कहते हैं, उग्र चरण, उग्रवाद नहीं कह सकते, उग्र चरण कहें तो ज़्यादा बेहतर है। इस चरण में स्वराज और इस तरह की दूसरी बातें सामने आने लगी। और तीसरा चरण आता है 1919 से 1947। इसे हम कह सकते हैं पॉपुलर मूवमेंट। इस समय तक देश का एक एक इंसान राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ने लगा था। ठीक है, तो एक एक करके हम इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस तरह से हुई, किस तरह की परिस्थितियों में हुई। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के लिए कुछ कारण जिम्मेदार थे। सबसे पहला कारण तो ये था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ हमारे देश के लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा असंतोष था। जैसे जैसे ब्रिटेन का शासन हमारे यहाँ फैलता जा रहा था, लोगों को महसूस हो रहा था कि देखिए, दूर के ढोल हमेशा सुहावने लगते हैं। शुरू में हमारे यहाँ के लोगों ने कहीं ना कहीं सपोर्ट दिया ब्रिटिशर्स को, तभी जाके उनका रूल हमारे ऊपर एस्टेब्लिश हुआ। लेकिन जब ये रूल फैलना शुरू हुआ इस देश में ना, तब लोगों को ब्रिटिश शासन के वो एस्पेक्ट दिखाई देने शुरू हुए जिनसे उन्होंने फील किया कि हमें हमारे ही कंट्री में इंसल्ट किया गया है, हमें हमारे ही घर में, हमारे ही देश में गुलाम बना के रखा गया है, और हमारा रिलीजन से लेकर के हमारी लाइफस्टाइल, हर चीज़ अब खतरे में पड़ गई है। जब इन्हें ये चीज़ें महसूस हुई तो अब लोगों के मन में काफ़ी गुस्सा पनपने लगा। हम देखते हैं कि 1857 का जो रिवोल्ट था वो इसी गुस्से का कहीं ना कहीं प्रतिफल था। तो पहला कारण था ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सामूहिक रूप से जो लोगों के बीच में डिससेटिस्फैक्शन था। दूसरा कारण था कि इस समय तक एक एजुकेटेड मिडिल क्लास हमारे सोसाइटी में आने लगा था, और ये जो एजुकेटेड पीपल थे, इन्होंने बेसिकली, इनको आप कह सकते हो कि ये इंटेलेक्चुअल टाइप थे, यानी सोच समझ के स्टेप्स लेने वाले, किसी भी बात को गहराई से सोचना,
पक्ष विपक्ष पे विचार करना, कुछ इस तरीके की सोच वाले ये एजुकेटेड पीपल थे। इनका जो ब्रिटिश रूल के खिलाफ स्ट्रगल करने का तरीका था वो बिल्कुल ही डिफरेंट था कि ये मॉडर्न थे, उस तत्कालीन परिस्थितियों को समझते थे, समय की मांग को समझते थे। और इन्होंने इस बात को भी पकड़ लिया कि ब्रिटिश शासन जो है वो बस शोषण कर रहा है, शासन नहीं कर रहा। देखिए, शासन और शोषण में थोड़ा सा अंतर होता है। शासन जब हमारे ऊपर कोई करेगा तो हम तो पूरी तरह से उसके हिसाब से चलेंगे। अब हम किसी के राज में मिल जाएं, किसी का राज हमारे ऊपर हो जाए, तो हर एक राजा, सरकार क्या चाहती है कि उसका जो राज्य है, उसके जो लोग हैं वो डेवलप हों, बेहतर बने। तो शासन करने के समय लोग अपनी प्रजा को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, उसके लिए कल्याण के लिए काम करते हैं, उसके वेलफेयर के लिए काम करते हैं। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट तो शोषण कर रही थी, यानी हमारे लिए कुछ बेहतर भी नहीं कर रही है, वेलफेयर का काम भी नहीं कर रही है, और हमसे जितना हो सके उतना झटक रही है ना। तो इन बातों को ये मिडिल क्लास, ये इंटेलेक्चुअल क्लास समझने लगा था, और इसीलिए इन लोगों का ये सोचना था कि अब एक ऐसा संगठन होना चाहिए जो इस सोच को देश के बच्चे बच्चे के अंदर डाल सके। तीसरा जो कारण था, दो कारण हमने देख लिया, एक तो ब्रिटिश शासन के लिए जो असंतोष था, और दूसरा जो एजुकेटेड न्यू क्लास आ रहा था। तीसरा जो कारण है वो है नेशनल लिटरेचर एंड नेशनल आर्ट। आपको बता दूं कि जब राष्ट्रवाद का कंसेप्ट शुरू हुआ था यूरोप में, तो उस समय एक देश है ग्रीस, ठीक है, जिसको क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन भी कहते हैं, यूरोपियन सभ्यता का पालना भी कहते हैं उसको। इस देश पर भी ऑटोमन एम्पायर का, यानी टर्की का रूल था, और इस देश के लोगों ने भी टर्की से अपने देश को आज़ाद कराया था। लेकिन इट वॉज जस्ट अ वॉर विदाउट वेपन, बिना हथियारों के ये लड़ाई हुई थी। और यहीं से एक नया टर्म आया था जिसको हम कहते हैं रोमांटिसिज्म। रोमांटिसिज्म जो है ये एक ऐसा मूवमेंट है, ऐसा कल्चरल मूवमेंट है जो कहता है कि राष्ट्रवाद किसी कारण से या विज्ञान के किसी तरीके से नहीं फैलता। राष्ट्रवाद तो एक फीलिंग है, एक इमोशन है, एक भावना है, और भावना हमेशा प्रेम से, संगीत से और संस्कृति से फैलती है, ठीक है, कला से फैलती है। तो हमारे देश में भी राष्ट्रवाद के उभरने में, और राष्ट्रवाद उभरा, राष्ट्रवाद को बल मिला, तभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जैसी संस्था का उदय हुआ। तो राष्ट्रवाद को उभरने में यहाँ भी जो आर्ट था, जो लिटरेचर था, उसने बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट निभाया। आपको बता दूं कि देशी कला के लिए, जो हमारे कंट्री की जो कला थी, जो आर्ट था, उसको आगे बढ़ाने के लिए 1867 में कुछ बंगाली लीडर्स ने हिंदू मेला लगाया, हिंदू मेले, है ना। इस समय ब्रिटिश नीतियों का जो भी ब्रिटिश की पॉलिसीज़ थी, ये बताया गया कि इन पॉलिसीज़ की वजह से ही इंडिया पुअर होता जा रहा है, गरीब होता जा रहा है, और स्वदेशी चीज़ों पर बल दिया गया कि हमें ब्रिटेन की चीज़ें न खरीद के, यूरोपियन चीज़ें न खरीद के, अपने देश की चीज़ों को खरीद के उन्हीं को इस्तेमाल करना चाहिए। 1860 के समय एक बंगाली नाटक लिखा गया और काफ़ी पॉपुलर हुआ। ये नाटक था नील दर्पण। दीनबंधु मित्र इसके लेखक थे। इस नाटक में नील की खेती करने वाले किसानों की स्थिति को दिखाया गया था कि कितने कष्ट इन किसानों को झेलने पड़ रहे हैं। इसी तरह से एक और बहुत ही महत्वपूर्ण लेखक थे बंकिम चंद्र चटर्जी। इन्होंने एक गीत लिखा था, वंदे मातरम। इस गीत ने तो समझिए कि पूरे राष्ट्रवाद को एक रूप दे दिया, क्योंकि इस गीत में वंदे मातरम का अर्थ होता है, वंदे यानी हम पूजा करते हैं, प्रणाम करते हैं, मातरम माँ को, और यहाँ मातरम कहा गया था मातृभूमि को, ज़मीन को, जहाँ हम रहते हैं। इसी गीत से कहीं न कहीं अपने देश को माँ मानने का कंसेप्ट हमारे कंट्री में शुरू हुआ। तो ये वंदे मातरम गीत जो था, इसी को इन्होंने फिर अपने उपन्यास आनंद मठ में डाल दिया। आनंद मठ में इन्होंने सन्यासी विद्रोह के बारे में बताया था।
इसी समय जो हमारे यहाँ आधुनिक हिंदी के जनक माने जाते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, उन्होंने भी अब बहुत सारे नाटक लिखे, बहुत सारी कविताएं लिखीं और इन कविताओं और नाटक के थ्रू लोगों से ये रिक्वेस्ट की, लोगों को ये समझाने की कोशिश की कि आप स्वदेशी चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। साथ ही साथ बहुत सारे समाचार पत्र पत्रिका वगैरह इस समय निकाले जा रहे थे और कोशिश की जा रही थी कि जितना ज़्यादा हो सके लोगों को हम एक कर सकें, लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना जगा सकें। इनमें अंग्रेजी में अमृत बाजार पत्रिका, सोम बाजार, द हिंदू था, हिंदी में भारत मित्र, जगत मित्र जैसी पत्रिकाएं थीं। तो बहुत सारे समाचार पत्र पत्रिकाएं इस समय निकाले जा रहे थे। ठीक है, इसके अलावा हम चूँकि देख रहे हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदय की क्या पृष्ठभूमि थी, कैसे इसका बैकग्राउंड तैयार हो रहा था, तो हमने 2-4 चीज़ें देखी। हमने सबसे पहले देखा कि असंतोष था लोगों के मन में ब्रिटिश शासन से। दूसरा कारण हमने देखा कि शिक्षित भारतीय जो थे अब वो एक नए तरीके से राष्ट्रीय आंदोलन को शुरू करना चाहते थे। तीसरा हमने देखा कि कला और साहित्य की बहुत बड़ी भूमिका थी यहाँ पर। चौथा कारण जो हमें मिल रहा है वो है जो राजनीतिक संगठन जिनके बारे में हम पढ़ते चले आ रहे हैं, बंगाल में, मद्रास में, बॉम्बे में, इन राजनीतिक संगठनों ने भी एक पृष्ठभूमि तैयार कर दी थी। जैसे कि आपको मैंने बताया था कि 1838 में लैंड होल्डर सोसाइटी के साथ भारत में राजनीतिक गतिविधियों की शुरुआत हुई थी। एक के बाद एक इसके बाद भारत के कई भागों में बहुत सारे राजनीतिक संगठन बनने शुरू हुए। इससे और कुछ हो ना हो, एक बात तो हुई कि जब राजनीतिक संगठन बनेगा तो वो कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करेगा, कम लोगों के बीच में करे या ज़्यादा लोगों के बीच में करे। और जब एक्टिविटीज़ करेगा तो उसकी चर्चाएं होंगी, लोग सोचेंगे, जानेंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, डिबेट करेंगे। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक गतिशीलता बढ़ती है ना, राजनीतिक एक्टिविटीज़ होनी शुरू होती हैं। और ऐसा ही हुआ। लेकिन चूँकि ये जो भी संगठन थे लोकल लेवल पे थे, साथ ही साथ ख़ास वर्ग के लिए काम करते थे, तो लोगों के मन में बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेशन आने लगा, असंतुष्ट होने लगे लोग। उन्हें लगा कि हमने जो उम्मीद रख के इन संगठनों को अपनाया था उन उम्मीदों पे ये खरे नहीं उतर रहे हैं। तो जैसे जैसे लोगों के मन ऐसा संगठन तो होना ही होना चाहिए जो कि पूरे देश के लिए काम करे, पूरे देश को रिप्रेजेंट करे। इस समय बहुत सारे ऐसे स्थानीय संगठन थे जो कि बड़े लेवल पे आने लगे थे, जैसे कि एक भारतीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। ये एक ऐसा संगठन था जिसका अधिवेशन 1883 और 1885 में हो चुका था और भारत के अलग अलग भागों से बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव इसमें शामिल हुए थे। इसी में सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस, ये लोग इसी के जस्ट बाद से भारतीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस के, चूँकि ये इम्पॉर्टेंट पार्ट थे, तो ये पूरा का पूरा जो भी प्रोसेस चल रहा था, कहीं ना कहीं अब लोग ये सोचने लगे थे कि अब तो कम से कम एक हमारा राष्ट्रीय संगठन होना चाहिए। ठीक है, तो इसके आगे हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के बारे में पढ़ेंगे।